Good morning, everyone. Hope you all are doing fine. And today we are going to begin with the session for history, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. So, as I have told you earlier in your previous class, that is the first chapter of history of class 9th, that is the French Revolution, is so much closely connected to the rise of nationalism in Europe. As you have seen in the French Revolution, the idea of republic and democratic government, the idea of power distribution and equal rights to everyone. So the same thing will be seen over here also, but throughout the whole Europe. Now let us quickly jump to the topic and let me recall some basic things that you have read in previous class, and then we will start for this chapter. So the democratic revolutions in France, it had great impact over the whole Europe, and definitely you can say over the whole world also. But when here we are going to talk about Europe only. So when the idea of democracy is starting to raise, and the people from throughout the Europe came to see the idea and the power, the beliefs, the resources that the people of France utilized and get after those revolutions, they get motivated. The people of Europe get motivated and started doing the same thing in the same, almost the same manner. So here we are going to talk about the idea of some artisans and novelists and stuff like that. As you have seen in France, we talk about Giuseppe Mazzini and Montesquieu, so John Locke. We are going to talk about the same type of people over here also. Now, starting with the first one, that is the Frederick Seurat and his visualization. So whenever you will get your textbook, on the very first page of the lesson, there is a image, there is a picture resembling the idea of ideal world which people have in their minds, which the artisans have in their mind. एक्चुअली आप जब उस इमेज को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही आइडियलाइज सोसाइटी का वहाँ पर इमेजिनेशन देखा जा रहा था, या लोग उसको जो है प्रिटेंड कर रहे थे. उसमें क्या क्या किया गया है, यहाँ पर मैंने उन सभी चीज़ों को पॉइंट्स के थ्रू जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है. सो लेट अस क्विकली जंप एंड सी हाउ इट हैपेंस. सो उस पिक में 4 अलग अलग जो है वो प्रिंट्स बने थे. हम एक प्रिंट के बारे में एक टाइम में स्टडी करेंगे. सो जो फर्स्ट था उसमें रेफरेंस हमको देखने को मिलता है कि एक बड़ी सी कतार में लोग जो है वो डिफरेंट नेशंस के इकट्ठा होते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज उसको श्रद्धांजलि देते हुए वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं. जैसा कि आप सभी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख रखा है, वो एक फीमेल फिगर है और उसके एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पेपर रहता है जिसको नाम दिया गया था राइट ऑफ द मैन. राइट्स ऑफ द मैन में यहाँ पर वो बातें लिखी गई जो कि हम एक आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर देख पाते हैं या हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि इस इमेज के पीछे, इस इमेज के नीचे हमको एक और चीज देखने को मिलती है जहां पर जो ऐसे लोग थे जिनकी रूढ़िवादी या आप कह सकते हो कि खुद को सुप्रीम शो करने की जो आइडियोलॉजी बनी हुई थी उसके हमको रिमेन्स देखने को मिलते हैं. मीन्स ऐसी सोच को वहां दिखाया गया है कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और अब उसके हमको रिमेन्स, स्कैटर्ड रिमेन्स जो है वो देखने को मिल पाते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के. ओके, नेक्स्ट इज जब उस लाइन को दिखाया गया है तो वहां पर एक साथ बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया, बट उसमें एक अलग सा वहां पर नोटिफिकेशन दिया है, एक अलग सा वहां पर सिंबलिज्म दिया है जिससे आप ये समझ सकें कि वहां केवल किसी एक नेशन की बात नहीं की गई है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी की बात वहां पर की जा रही है. इन द सेम वे लोग वहां पर जो है वो फ्लैग्स लिए हुए थे जिससे कि आपको एक सिंबलिज्म मिलता है कि वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहले सबसे आगे यूएसए का फ्लैग उसमें लोग लिए हुए दिखेंगे, देन स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, देन फ्रांस, एंड ऐसे ही और भी डिफरेंट नेशंस के लोग, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड फ्रांस. सो ऐसे डिफरेंट नेशंस के लोग वहां पर उस कतार में, उस लाइन में जो है वो आगे बढ़ते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कराते हुए आपको देखने को मिलते हैं. सेम उसी फिगर में जहां पर एक तरफ लोग होमेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं, वहीं पर आसमान से उस फिगर में क्राइस्ट को, उनके एंजल्स को उस सीन पर, उस जगह को देखते हुए दिखाया गया है, और वो ऊपर से आसमान से उन लोगों के ऊपर अपने आशीर्वाद या फ्लावर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर गिरा रहे हैं. मतलब एक पूरी तरीके से आप देखो तो एक स्पिरिचुअल प्लस सोशल और एक पॉलिटिकल इमेज जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म तक जाके क्रिएट करने की वहां पर कोशिश की गई थी. कहीं हद तक आप अगर इसको देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं यहाँ से एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल एरा की जो है वो शुरुआत हमको देखने को मिल जाती है. सो अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं पूरा क्या क्या देखने मिला हमें. एक ऐसी लाइन जिसमें वर्ल्ड के सभी नेशंस के डिफरेंट लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्यूड अप हुए हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और एक फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड की जो है वो फीलिंग वहां पर शो की गई है, भाईचारे की भावना जो है वहां पर दिखाई गई है कि सभी जो है वो क्या है, एकजुट हैं, एक साथ हैं और कनेक्टेड वे में सोसाइटी को या नेशंस को या वर्ल्ड को आगे बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है. नाउ कमिंग टू द
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, सो मैंने पहले भी टॉपिक स्टार्ट करते ही आपको बोला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर अब हम टोटली फिर से जो है वो एक बार फ्रांस के इम्पैक्ट को देखने वाले हैं। आखिर फ्रांस का क्या इम्पैक्ट पूरे यूरोप के ऊपर रहा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। सो जैसे जैसे फ्रांस में नेशनलिज्म पावर की, दैट इज राष्ट्रवाद की भावना जैसे जैसे फ्रांस में रेज करती है, वैसे वैसे बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स जो है वहाँ पर इनविल करने लगते हैं। आप शुरू में देखोगे फ्रांस में तो मोनार्च को वहाँ पर अपरूट किया जाता है, देन वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश होती है, फिर नेपोलियन उसको ओवरटेक कर लेता है और हमको एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। फिर उसके बाद डिक्टेरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट नेपोलियन के अंडर में हमको देखने को मिलती है काफी लंबे टाइम तक। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात कि एक डिक्टेरियल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। तो हमें फ्रांस में बहुत सारे डिफरेंट व्यूज जो है वो देखने को मिले, बहुत सारे सडन ऐसे चेंजेस देखने को मिले शायद जिनको दुनिया ने पहले कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो, पर लोगों ने उसे खुशी खुशी जो है स्वीकार किया और उसको आगे फॉलो भी किया। बट जैसा कि आप जानते हैं कि नेपोलियन की जो सक्सेस थी या जो उसकी स्टोरी थी वो इंस्पायरिंग तो थी, पर साथ ही साथ उसने कुछ गलतियां भी बहुत की। जैसे जब आप स्टडी करते हैं तो फ्रांस के लिए नेपोलियन बहुत बेस्ट था, पर उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी जो ड्रीम्स थे पूरे यूरोप का एक सबसे पावरफुल रूलर बनने की, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक पॉइजन के तौर पर काम की। उसकी पावर को उसने हार्नेस किया और धीरे धीरे नेपोलियन को एक के बाद एक बैटल्स में डिफीट देखने को मिलने लगी, जैसे जैसे उसने अपने पैर को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की ना। तो अभी इस पॉइंट में आप देखते हैं वही चीज रिपीट होती है कि कैसे मोनार्च हटा के वहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर दी गई और एक न्यू असेंबली का आपको नाम याद होगा, तो हमने नेशनल असेंबली या जनरल स्टेट्स की बात जो है वो की थी। नेपोलियन की पावर रेज होती है, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है। रिफॉर्म्स किस किस फील्ड में थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिफॉर्म्स थे हमारे करेंसी को लेकर, थ्रू आउट द नेशन एक कॉमन करेंसी यूनिट लगाई गई जिससे ट्रेड जो है वो आसान हुआ। इसके अलावा वहां पर हमने क्या देखा था कि मेजरिंग यूनिट्स को जो है वो कॉमन कर दिया गया कि आपको डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स लेके नहीं चलनी थी, एक कॉमन मेजरिंग यूनिट्स को लगाया गया। एंड इस तरीके से लोगों को ट्रेड में और रिसोर्सेज में फ्रीडम मिला। टैक्सेस जो पे कर रहे थे वो चर्च को, उससे उनको फ्रीडम मिला। तो ये सारी चीजें नेपोलियन ने कहीं ना कहीं एक मोनार्च से भी ज्यादा बेहतरीन करके दिखाई, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट वो जीत सका था। अब यही सारी आइडियोलॉजी जो हमने फ्रांस के लिए देख ली, ये कहीं ना कहीं जो है वो फॉलो अप होने लगती हैं एक के बाद एक यूरोप के बाकी दूसरे नेशंस में। तो टॉपिक रेज होता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ध्यान दें कि अभी हमने बात की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, पर अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत की, वो भी कहाँ, यूरोप में। तो ध्यान रखें कि यूरोप जो है वो कोई एक कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पहले से पता है, अगर नहीं याद है तो आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि यूरोप में किसी भी कंट्रीज की जो है वो बाउंड्री प्रायर डिसाइड नहीं थी। तो पहला कंट्री कौन सा बना जिसकी बाउंड्रीज डिसाइड हुई, पहला कौन सा ऐसा नेशन था जिसकी बाउंड्रीज को सेट किया गया? सो द आंसर इज फ्रांस। फ्रांस वो नेशन था जिसकी बाउंड्रीज पहली बार डिसाइड की गई और उसके पीछे का रीजन बस एक था, नेपोलियन की बढ़ती हुई पावर। जैसे नेपोलियन पावर गेन करने लगा वैसे वैसे यूरोप के बाकी कंट्रीज को उससे डर लगने लगा और उन सभी ने यूनाइट होकर उसके ऊपर अटैक किया। बैटल ऑफ वाटरलू में उसे हराया गया और साथ ही साथ वहां पर फ्रांस की बाउंड्रीज को डिसाइड किया गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बाकी नेशंस भी अपने साथ, बाकी लोग भी अपने साथ जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग को अटैच करने लगे। अपने नेशन को फ्रीडम दिलवाने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, इन सब के लिए एफर्ट्स जो हमको तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलने लगे यूरोप में। ना ही यूरोप में बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमको देखने को मिले, बट कंडीशनली अभी हम यहाँ बात यूरोप की कर रहे हैं। सो वी विल स्टिक टू द सेम टॉपिक ओनली। सो द फर्स्ट पॉइंट इज Germany and Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons. These divisions were having their autonomous rulers. क्या हुआ? जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे नेशंस ने क्या किया, खुद को बाउंड्रीज से सिक्योर कर लिया। जैसे फ्रांस की बाउंड्रीज डिसाइड हुई थी, वैसे ही जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इन सब नेशंस की बाउंड्रीज भी क्या होने लगी, डिसाइड होने लगी। और जो एक रूढ़िवादी लीडर्स की पावर चली आ रही थी, ऐसे लीडर्स की पावर चली आ रही थी जो कि बहुत लंबे समय से पैतृक तौर पे या अपने पिता से या अपनी पूर्वजों से मिली हुई प्रथा को फॉलो करते हुए वो रूलर्स बन रहे थे। इस चीज से छुटकारा मिला और एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट का, जिसको आप रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक से रिलेट कर सकते हैं, वैसी गवर्नमेंट्स का हमको यहाँ पर राइज देखने को मिल सका। यूजेस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइज ऑफ मिडिल क्लास। सो अभी इन नेशंस में बाउंडेशन जैसे लग रखी थी कि लोग जो है वो स्पेसिफिक रूलर के कहने के अनुसार उसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे या उसी लैंग्वेज को केवल यूज कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा था, हमने बात की थी कैसे ऑस्ट्रिया में टेक ओवर करते टाइम ऑस्ट्रिया को रशिया ने, फ्रांस ने जबरदस्ती उनके ऊपर अपनी पावर को रेज कर दिया था, पोलैंड के ऊपर अपनी पावर को लगा दिया था। लोगों को पॉलिश लैंग्वेज बोलना अलाउड नहीं था, जबरदस्ती उनसे रशियन और फ्रेंच लैंग्वेज यूज करने को बाउंड किया जा रहा था। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होने लगी और मिडिल क्लास की पावर जो है वो रेज करने लगी। ना अब क्योंकि 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो एक और बहुत ही बेहतरीन चीज जो कि उस टाइम के बारे में आप स्टडी करते हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, और वो बूस्ट पर थे, एकदम पीक पर थे, और इसी वजह से इंडस्ट्रियल एज का भी नाम जो है वो इसको कहीं ना कहीं दिया गया। सो इसकी शुरुआत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सेटअप के अलावा कुछ और भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन जो है वो हमको देखने को मिल रहा था, एंड दैट इज सेटअप ऑफ रेलवेज।
हमें रेलवेज का सेटअप देखने को मिलता है, एंड ना ही नॉर्मल रेलवेज बल्कि हमको यूके में, दैट इज इंग्लैंड में, हमको अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम भी देखने को मिलते हैं। एक फन फैक्ट यहाँ पे याद रखने के लिए कि जब पहली बार इंग्लैंड में सबवेज चलाई गई, ऐसी ट्रेन्स जो कि टनल्स से होकर गुजरती थी, तो उन ट्रेन्स का स्मोक प्रोडक्शन इतना अधिक था कि जो लोग उन ट्रेन्स में बैठ के अपने काम के लिए जाते थे, उनके कपड़े, उनके चेहरे उस धुएं से बिल्कुल गंदे हो जाते थे। तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे अनप्लीजेंट फॉर्म में होते थे कि उसको बियर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सका। तो ये थोड़ा सा एक आपके याद रखने के लिए एक कोट था। आप याद रखना कि कैसे ये सबवेज जो है वो एक ड्रामेटिक वे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसके बारे में आप याद रखें। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हो गया, जिसके पीछे आपको बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज का, टेक्सटाइल्स का, प्रिंटिंग प्रेसेस का इमर्जेंस जो है वो देखने को 19th सेंचुरी के टाइम ड्यूरेशन में मिल पाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर और बाकी चीज़ों में भी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। नाउ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स ऐसी चीजें जो कि आप कंजर्वेटिव्स की बात कर रहे थे, तो उसको अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि अभी चेंजेस की डिमांड तो बहुत तेज थी पूरे यूरोप में, बट साथ ही साथ कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस भी थी, सोशल और कल्चर कुछ ऐसे चेंजेस भी थे जिसको लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। एक बड़ा मास जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोग कंजर्वेटिज्म की भी बात कर रहे थे कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, पर उसको डीपली एनालिसिस करने के बाद कि आखिर क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिज्म की बात हमको देखने को मिल पाती है, और ऐसी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होता है जो कि अपने कल्चर, ट्रेडिशनल और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए वर्क करती रहती हैं। लास्ट थिंग इज कि नेपोलियन की डेथ के बाद पूरी तरीके से यूरोप में जो है हमको कंजर्वेटिज्म देखने को मिलने लगता है। मीन्स लोग नेपोलियन के द्वारा किए गए रैपिड चेंजेस से थोड़ा डर जाते हैं, और फिर कुछ टाइम तक जो है हमको रिवोल्यूशंस या फिर प्रोटेस्ट की जो बातें थी वो थमी हुई देखने को मिलने लगती हैं। अब जो यहाँ पर कंजर्वेटिव पावर्स थी वो फिर से ऑटोक्रेटिक पावर्स के कंट्रोल में आने लगती हैं। मीन्स सुप्रीम पावर्स थी जो अपने आप को वहाँ के लीडर्स के तौर पर प्रिवेल कर रहे थे, उनके कंट्रोल फिर से कुछ हद तक स्टैब्लिश होने लगते हैं। नाउ रिवोल्यूशनरीज इन सभी चीज़ों के लिए फॉट करते हैं, लोग लड़ते हैं, चाहे वो बात हो जाती है राइट की, चाहे वो बात हो जाती है उनकी लैंग्वेज फ्रीडम की या उनकी ट्रेड फ्रीडम की। वुमेन्स की बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि कैसे वुमेन्स जो है वो फाइट कर रही थी अपने राइट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डेवलप होने को देखने मिलने लगती हैं। इसी के एग्जाम्पल के तौर पर हम 2-3 नाम बताते हुए आपको यहाँ पर सेशन को खत्म करेंगे, जैसे कि गिउसेपे मैज़िनी की यंग इटली और यंग यूरोप। ये उनके थॉट्स थे, ये उनकी बुक्स थी जो कि रिजेम्बलेंस दे रही थी एक ऐसे आइडियोलॉजिकल वर्ड की जिसका उन्होंने यहाँ पर ड्रीम देखा था, जिसका उन्होंने यहाँ पर आइडिया रखा था कि आखिर सोसाइटी जो है वो किस तरीके से रेज होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस उनको एक्सेप्ट करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आई विल आस्क यू गाइज टू मेक notes of these topics, and if you have any queries you can ask me. I will share you some more clear shots of this note that you can use it, but it will be much better that you write down these things in your notebook and try to learn it, revise it as much as you can, because it will save your time and it is very precious for you guys as you are going to appear in boards. So make sure that you utilize all your time. Okay, all the best, see you in the next session. Thank you.